हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने। उसमें हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने दो रिएक्शंस पढ़ी थी। एक तो रिवर्सिबल अपोजिंग रिएक्शन, दूसरी हमारी पैरेलल रिएक्शंस। ठीक है, तो हम पहले तो उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने एक पढ़ी थी रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि हमारी इस टाइप की होती हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर अपोजिंग रिएक्शन, रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शंस। ठीक है, अगर आपने क्लास नहीं देखी है दोनों की तो आप जो है जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी मैं, वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शंस दोनों हो गई। अब उसके बाद हमने पढ़ी थी जब ए से ही हमारे दो प्रोडक्ट बन रहे थे, इस तरीके से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी और सी। ठीक है, बी सी डी कुछ भी बन सकते हैं, मतलब 3-4 प्रोडक्ट कितने भी बन सकते हैं। तो ये वाली रिएक्शंस हमारी क्या कहला रही थी, जो साइड साइड चल रही हैं, पैरेलल रिएक्शन, या फिर इनको हम साइड रिएक्शंस भी बोलते हैं, या फिर कॉन्करेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। किसी भी नाम से आ सकता है आपका, तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, पहचान पता होनी चाहिए, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप की रिएक्शंस हम देख चुके हैं। इनमें हमने इनका डेरिवेशन भी देख लिया था, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर टाइप की होती हैं। लास्ट में आंसर उसी तरीके से आता है। तो इसके लिए जो हम देख रहे थे रिवर्सिबल के लिए, तो उसके लिए क्या आंसर आया था, तो हमने देखा था कि पैरेलल जो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं उनके लिए तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा, ये वाला फाइनल आंसर आता है, जो फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही होता है। जबकि पैरेलल रिएक्शंस में हमारा क्या आता है, K1 + K2T। बस ये डिफरेंस होता है इसमें कि यहाँ पर K1 + K2 आ जाते हैं, यहाँ पर आपके बैकवर्ड का रेट आ रहा था। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी पैरेलल रिएक्शन। तो ये दोनों हम पढ़ चुके थे। उसके बाद अब हमारी जो आज थर्ड करने वाले हैं हम स्टार्ट, वो रिएक्शन कौन सी होने वाली है, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये मैंने रिवीजन इसीलिए कराया है क्योंकि आपको ये फॉर्मूले याद रहें, कि हमें ये फॉर्मूले याद हैं, क्योंकि अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, उसमें हो सकता है ये यूज़ हो जाएं। ठीक है ना, चलिए अब ना क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ, गेट एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गेट एग्ज़ाम में आया हुआ, कंसीडर एन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए गिव्स आई, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रेट दिए हुए हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज उसके बाद ना यहाँ पर डैश, मतलब कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे आपके। ऑप्शंस में हो सकता है आपको ये दे दें, के इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस, K1 एंड K इनवर्स डिक्रीजेस। ठीक है, हो सकता है आपको ये दे दें सेकंड ऑप्शन में कि K इक्विलिब्रियम डिक्रीजेस एंड K1 एंड K इनवर्स इंक्रीजेस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो सकता है ये दे दें कि K इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस बट K1 एंड K इनवर्स भी इंक्रीजेस, और फोर्थ ये दे सकते हैं कि K इक्विलिब्रियम डिक्रीजेस और K1 एंड K इनवर्स ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इस टाइप के कुछ भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल सकते हैं। इसमें हो सकता है कुछ और ऑप्शन बदल के दे दें, कुछ भी कर सकते हैं उसमें, कि एक को बढ़ा दें, K1 को बढ़ा दें, K इनवर्स को डिक्रीज़ कर दें। तो इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो हम ऑप्शंस को नहीं देखते हैं, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। देखो, जो भी हमारी रिएक्शंस होती है ना, इनमें होता क्या है, दो तरह की रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। बहुत अच्छी एक टेक्निक भी यहाँ पर बताने वाली हूँ आपको, कैसे आप इसको याद रखोगे। एक एक्सोथर्मिक होती है, एक एंडोथर्मिक होती है। तो जैसे ही आपका चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, ठीक है, K = AE⁻−EA/RT, ये होता है ना, T जितना ज़्यादा, नीचे की टर्म जितनी ज़्यादा, ये टर्म उतनी ही कम। ठीक है,
एक मिनट। टी जितना ज़्यादा ये टर्म उतनी ही कम, जितनी टर्म नीचे वाली कम उतनी ऊपर वाली ज़्यादा। तो यानी यहाँ पर जो टी है, टी अगर बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब चाहे वो फॉरवर्ड का हो या बैकवर्ड का हो, ये बात नोट कर लो बिल्कुल अच्छे से। चाहे आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हो, चाहे वो बैकवर्ड का रेट हो, टेम्परेचर राइज होगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर राइज करने से के इन्वर्स जो है, जो आपका रेट कांस्टेंट है वो बढ़ता है, चाहे वो K1 हो या वो के इन्वर्स हो। ठीक है, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, दोनों ही केस में K1 और के इन्वर्स तो बढ़ना है, दैट्स श्योर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो इसमें कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्योंकि यहाँ से अगर आप आर्हीनियस इक्वेशन से देखोगे तो हमें पता चल रहा है कि ये होता है when temperature increases, when temperature increases, rate constant of forward and backward reaction increases, and backward reaction increases। ठीक है, ये बात तो श्योर है कि आपका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। तो अगर हम इस क्वेश्चन की सेंस में बात करें तो इस क्वेश्चन के केस में हैंस K1 and K inverse increases in this reaction। तो इस रिएक्शन के केस में ये तो श्योर हो गया कि भाई आपके K1 और K इन्वर्स तो बढ़ने ही हैं। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो K1 और K इन्वर्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, ये रीज़न है क्योंकि टेम्परेचर हमारे K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बात श्योर होती है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इस केस में। अब बात K इक्विलिब्रियम की आ रही है। अगर ये तो चलो दोनों चीज़ बढ़ी जाएंगी, लेकिन K इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? K इक्विलिब्रियम होता है हमारा K1 अपॉन K इन्वर्स। अब भाई अगर ये भी बढ़ रहा है, नीचे वाली टर्म भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ये चीज़ बढ़ ही रही है, तो फिर तो K इक्विलिब्रियम भी बढ़ना ही चाहिए हमारा। ठीक है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। ये लिख लिया ना पहले पूरी की पूरी लाइन। अब देखो, when temperature increases, K equilibrium also increases। K equilibrium also increases in case of, सिर्फ किस केस में? in case of endothermic reactions। endothermic reactions, ये ध्यान रखना। जब हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी तो उस केस में क्या होगा, जहाँ से हीट हमें देनी पड़ती है बाहर से, एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ाने से K इक्विलिब्रियम बढ़ता है। ठीक है, लेकिन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस K इक्विलिब्रियम, ये पूरी लाइन लिखो पहली, K इक्विलिब्रियम डिक्रीजेस इन केस ऑफ, किस केस में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये पता है तभी आप सही कर पाओगे, वरना तो आप इसमें गलती कर दोगे। तो यहाँ पर कौन सी टर्म दी हुई है आपको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक के केस में क्या होना चाहिए? K इक्विलिब्रियम डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अगर आप फाइनल आंसर यहाँ पर लिखने वाले हो तो आपको उसी ऑप्शन को करेक्ट लिखना है जिसमें दिया हो K equilibrium decreases and K1 and K inverse increases as the temperature increases, K equilibrium decreases and K1 and K inverse increase। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो अगर आपका ये आंसर आप लिख के आते हो तो सही होगा, बट अगर आपने इसको इंक्रीज़ कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब आप, ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम में ऐसा ना कर पाओ, आपको कैसे याद रहेगा कि एक्सो के केस में बढ़ रहा था या एंडो के केस में बढ़ रहा था?
अब हम इस चीज़ को कैसे याद रखें? हो सकता है हम एक्सो के केस में के इक्विलिब्रियम को इंक्रीज़ करता हुआ लगा दें, जबकि होना तो डिक्रीज़ था। तो ये चीज़ कन्फ्यूज़न नहीं करेगी क्रिएट वहाँ पर? तो वहाँ पर आपको क्या कॉन्सेप्ट याद आएगा कि आपके क्या कॉन्सेप्ट था, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आप रिमाइंड करोगे, आपको तो वहाँ पर ट्रिक याद आएंगी कि हाँ इसमें ये टैक्टिक लगनी थी, तो यहाँ से आएगा। तो इसके लिए आपकी होती है टैक्टिक, इम्पॉर्टेंट टैक्टिक है, स्टार बनाओ और लिखो। देखो सिर्फ लिखो एक्सो और एक साइड लिखो एंडो। इसमें है हमारे 3 अल्फ़ाबेट्स, समझ गए होगे क्या कहना चाह रही हूँ मैं। यहाँ पर हैं 4 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। 4 तो ज़्यादा होता है ना 3 से, तो जो ज़्यादा होता है वही केस में के इक्विलिब्रियम इंक्रीज़ होता है, और जिस केस में कम होता है उसमें के इक्विलिब्रियम डिक्रीज़ होता है। इतना सिंपल था ये, बस इसमें ये करना था हमें और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है ना। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे। तो जिस साइड में आपका ये इंक्रीज़ हो रहा है, एंडो के केस में ज़्यादा अल्फ़ाबेट हैं एक्सो से, तो इसी केस में हमारा के इक्विलिब्रियम इंक्रीज़ करता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो भाई मैं तो इसी तरीके से याद रखती हूँ, आपका पता नहीं आप किस तरीके से याद रखते हो, करते भी हो या नहीं एग्ज़ाम में, इसीलिए शायद नेगेटिव मार्किंग हो जाती होगी। तो इसलिए इनको ऐसे याद किया करो, ट्रिक बनाकर अच्छे से कुछ ना कुछ उस तरीके से याद किया करो। तो आपको ये सबसे बेस्ट ट्रिक है कि एक्सो एंडो, जब भी एंडो होगा 4 अल्फ़ाबेट होते हैं, 4 अल्फ़ाबेट 3 से ज़्यादा होते हैं, यानी इस केस में ज़्यादा ही होने वाला है के इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर रिएक्शन X gives out Y, K1, K2, the correct rate expression is, the correct rate expression is, करेक्ट रेट एक्सप्रेशन क्या होगा। और आपको गिवन है यहाँ पर, गिवन एक्स नोट एंड एक्स नोट एंड एक्स आर concentrations of X at time 0, at time 0 and t respectively, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, और दिया हुआ है आपको एक रिएक्शन, करेक्ट रेट एक्सप्रेशन आपको बताना है इसका क्या होने वाला है। तो रेट एक्सप्रेशन तो हम बता देंगे, उससे पहले हमें इस रिएक्शन को लिखना है थोड़ा सा अच्छे से। कैसे, देखो t = 0 टाइम पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है x नोट, ठीक है ना। ये वाला x नोट आप चाहे अंदर लिख लो या बाहर लिख लो, एक ही बात है। x नोट दिया हुआ है, ठीक है, ये बाहर ही है, ऐसे जैसे ये नोट होता है ना, इस तरीके से। ये तो x नोट दिया हुआ है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन तब 0 ही है हमारी। फिर एक टाइम आया t, उस पर इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, जो इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, वो दी हुई है हमें x, ठीक है। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि जो हमारा ये वाला पार्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, जो हमारा ये पार्ट होता है t टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसमें से कुछ माइनस हो रहा होता है, ठीक है ना, उसमें से कुछ माइनस हो रहा होता है, तो उसी के तो इक्वल आता है ना ये। तो हमने मान लिया कि ये चीज़ जो है हमारी x है, और इसमें से ये माइनस होके तब ये x बना है, तो यानी ये वाला जो पार्ट है मान लो ये x है हमारा, ठीक है, और ये है इक्वल टू किसके, x नोट माइनस एक्स के, ठीक है, स्मॉल x के।
तो ये चीज़ इतनी यहाँ पर अगर क्लियर हो गई है तो अब आप इसको ईजिली कर सकते हो। अब आपको क्या लिखना है, इस रिएक्शन का रेट लो। अब इसका रेट लो कैसे लिखोगे आप, देखो रेट इन टर्म्स ऑफ dx बाई dt अगर आपको लिखना है, माइनस dx बाई dt, रेट इज इक्वल टू माइनस dx बाई dt। तो यहाँ से x से y और y से x दोनों साइड हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है इसमें, अगर आप x की टर्म्स में निकाल रहे हो माइनस dx बाई dt, तो यहाँ से आपका x y ये वाला पार्ट आएगा k1 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर dx बाई dt यानी x के डिफॉर्मेशन का रेट आपको बताना है। तो x के डिफॉर्मेशन का रेट क्या होता है, k1x, ठीक है, k1x, हाँ k1x, और माइनस, इसमें से माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, x के फॉर्मेशन का रेट भी तो हो रहा है ना, एक स्टेप में हमारा ये बन भी तो रहा है ना, x यहाँ पर बन भी तो रहा है। तो x के डिफॉर्मेशन का रेट क्या होता है, पहले भी बताया था कि x के डिफॉर्मेशन का रेट होगा जब उसके फॉर्मेशन का माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसके फॉर्मेशन का माइनस भी तो करेंगे ना यहाँ से हम, तो ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है बस। अगर एक बार ये चीज़ समझ में आ जाए तो फिर करना ईजी है। अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, देखो अब ये जो दोनों कॉन्सेंट्रेशंस है ना, ये टी टाइम पे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना बस। ये हमारा टी टाइम पे होता है, कुछ भी ज़ीरो टाइम पे नहीं होता है, सब कुछ टी टाइम पे ही तो लेते हैं ना हम। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है टी टाइम पे हो रही है। तो अब टी टाइम पे क्या कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो देख लो। एक्स की क्या है कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पे, वो है ये मान लो K2YT, यानी कि K2। Y की क्या है कॉन्सेंट्रेशन, X, ये मान लिया हमने। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू भी तो फाइंड आउट कर सकते हो ना आप, क्या होगी, x0 माइनस x हो जाएगी ना। यहाँ से x की वैल्यू ये हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, K1x माइनस K2, x की जगह आप इसको x0 माइनस x ये भी तो लिख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, K1x माइनस K2 x0 माइनस माइनस प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने इसकी, ये आ गया। K1 और K2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम x को, तो यहाँ से K1 प्लस K2 आ जाएगा, x कॉमन ले लिया, माइनस K2 x0, ये आएगा फाइनल रेट। तो हमें यही रेट बताना था आपको, तो ये आ जाएगा आपका रेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है वही क्वेश्चन, लेकिन घुमा फिरा के आपको करना है। तो इसमें मेन पार्ट क्या था, जो हमारी रिएक्शन थी उसमें जो हमने ये x0 और x वाला पार्ट लिखा था ना, ये इम्पोर्टेंट था बस, ठीक है। अपना नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं। देखो हमने पैरेलल रिएक्शंस देख ली, हमने रिवर्सिबल रिएक्शन देख ली, अब हम देखने वाले हैं कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, इनको ना हम कॉन्जिक्यूटिव के साथ साथ ना सीरीज रिएक्शन भी कहते हैं, सीरीज रिएक्शन, क्योंकि ये ना एक सीरीज में होती हैं, सीरीज रिएक्शन या कॉन्टिन्यूस रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि देखो इसमें ना ऐसे होता है, यहाँ पर K1 और ये K2, तो ये कुछ इस टाइप से होती हैं। मतलब एक ही रिएक्टेंट है, उसी से पहले एक प्रोडक्ट मिला, फिर अगले वाले प्रोडक्ट के लिए वो रिएक्टेंट बन गया जो प्रोडक्ट बना था, तो ये ऐसे प्रोसीड करती हैं, ठीक है। हो सकता है इसके आगे भी चलें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शंस होती हैं, तो इसलिए इनको कॉन्जिक्यूटिव बोला जाता है, सीरीज़ में चलती हैं ये, ठीक है। एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए रिएक्टेंट का काम करता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन जो होती हैं इस तरीके से होती है। तो अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, t=0 टाइम पे मान लो कि ये इनिशियल A कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी 0, इसकी तब तक 0 ही थी, ठीक है। अब कोई टाइम आया है t सेकेंड, जिस पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन, अब देखो यहाँ पर x, y और z अलग अलग हो जाएगी। ऐसा क्यों किया है हमने,
अगर हम इसमें a माइनस एक्स करते तो फिर हम किस वाले को क्या देते, क्योंकि इसी में से ऐसा नहीं हो रहा है, इस c में से b वाले में से डिक्रीज़ हो रहा है ना, इसमें a वाले में से डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो अब हम a वाले में से डिक्रीज़ करके इसका आंसर नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इनको अलग अलग लेंगे। लेकिन हाँ ये श्योर है कि a इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ज़रूर होगा। ये चीज़ याद रखना कि जो हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसी से बने हैं ये हमारे सारे टी टाइम बाद प्रोडक्ट, कि इनकी कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं वो ए में से ही बच के कुछ आएंगी। भाई ए में से कुछ अमाउंट जो हमारा डिक्रीज़ हुआ है वो हमारा बी बना है और फिर उसी बी से आगे कंटिन्यू हुई है रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इससे हमारा आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन मान लो इसकी एक्स रह गई, ये हमारी वाई बन गई, ये जेड बन गई, ठीक है ना, इस तरीके से हो गई। अब होता क्या है इसमें, मान लो कि इसकी इनिशियली 10 कॉन्सेंट्रेशन थी, तब तक इनकी 0 थी, ठीक है, इतना पार्ट हुआ है। अब क्या हुआ है, कुछ टाइम बाद मान लो क्या हुआ कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 9 हो गई, ठीक है। इस बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, तब 1 हो जाएगी, और तब तक सी हमारा बना ही नहीं था, ठीक है, सी के लिए कुछ नहीं हुआ था अभी तक, तो वो हमारा 0 ही है। फिर नेक्स्ट टाइम में फिर से क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मान लो ये 8 हो गई, ये हमारी कितनी हो गई, ये हमारी 2 हो गई, ये 0 हो गई। क्या ऐसा हो सकता है भाई, जब ये बन चुका है कुछ ना कुछ तो फिर तो यहाँ से भी रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी ना। भाई शुरू में यहाँ पर देखो 0 थी कॉन्सेंट्रेशन, तो इसलिए इसकी रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसके पास खुद ही कुछ रिएक्टेंट है ही नहीं, कुछ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लेकिन जैसे इसके पास में कुछ कॉन्सेंट्रेशन आई है तो फिर तो यहाँ से भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ना ये अमाउंट, क्योंकि हमें सी बनाना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 1 की 1 मतलब रह जाए, यहाँ पर 0 ही रहती रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है आपकी ये कॉन्सेंट्रेशन जो है आपकी वो डिक्रीज़ कर गई और आगे बन गई, ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। अब क्या होगा हमारा 7, अगर मान लो कुछ टाइम बाद ये 7 रह गई, यहाँ पर फिर से 1 हो गई, यहाँ फिर से 2 हो गई, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पर, हर केस में देखो है तो सेम ही, अगर इनको ऐड करो एक्स वाई जेड को तो आ तो एक इक्वल ही रहे हैं, सारे 10 के इक्वल ही आ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, ये बीच वाला पार्ट क्यों एक जैसा आ रहा है, इसमें 1 1 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये होता है हमारा इंटरमीडिएट। यहाँ पर जो बी होता है ना ये इंटरमीडिएट होता है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रुक नहीं सकती है। इंटरमीडिएट ऐसे स्पीशीज़ होती हैं जो हमारी कुछ टाइम के लिए बनती हैं और फिर अपने आप जो है एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ही बनती हैं वो, फिर वो हमारी वहाँ से डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो होता क्या है यहाँ पर इस केस में, जो हमारा 10 वाली कॉन्सेंट्रेशन थी जैसे ही वो डिक्रीज़ हुई तो वहाँ से हमारा बी बन गया। फिर बी के पास ना वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बहुत कम अमाउंट रहता है, क्योंकि वो सारा सी में कन्वर्ट हो चुका होता है, क्योंकि वो हमारा एक प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा इंटरमीडिएट है, ठीक है। इसके लिए ये रिएक्टेंट है सी वाले के लिए, ठीक है ना, इस सी वाले के लिए रिएक्टेंट का काम कर रहा है। लेकिन ये रिएक्टेंट ऐसे वाला रिएक्टेंट नहीं है कि अपने पास बहुत सारा अमाउंट कलेक्ट कर लेगा पहले और फिर उसके बाद सी को देगा, नहीं, ये हमारा इंटरमीडिएट है, ठीक है। इंटरमीडिएट होने की वजह से ये पहले अपने अमाउंट को डिक्रीज़ करेगा, ये हमारा जितना भी प्रोडक्ट है आगे भेजता रहेगा, तो ये एक उधर से लेगा फिर उसको आगे ट्रांसफ़र कर देगा, इस तरीके से करता है, ठीक है। खुद उसके पास कुछ अमाउंट नहीं रहता है, उसके पास जो है वो कांस्टेंट अमाउंट रहता है, क्योंकि वो जो इंटरमीडिएट है वो हमारा एक कांस्टेंट स्पीशीज़ है, ठीक है, वो कांस्टेंट बना रहेगा, बाकी जो अमाउंट जितना आया उतना ही आगे ट्रांसफ़र हो गया, बस वो एक मीडियम है, उसको आगे ट्रांसफ़र करने का एक मीडियम है, समझ रहे हो। यहाँ बी जो है वो सिर्फ एक मीडियम की तरह काम कर रहा है बीच में, बाकी हमारी रिएक्शन ए से सी में हो रही है, बी एक रिएक्शन का मीडियम है जहाँ से ट्रांसफ़र होगी, डायरेक्ट ए से सी नहीं बन सकता, इसलिए बीच में बी को आना ही पड़ेगा, पर उसकी जो कॉन्सेंट्रेशंस है ना वो हमारी कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, तो ये कांस्टेंट होती है बी की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम पढ़ेंगे, क्या होता है ये, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन।
अब यहाँ पर ना दोनों में देखो क्या हो रहा है, केस फर्स्ट और केस सेकंड, इसके दो केस बनते हैं। अगर हमारा यहाँ पर K1 का रेट बहुत फास्ट होगा, इसको हटा देती हूँ मैं, तो यहाँ पर हमारा ना एक केस पहला ये बनता है, इफ़ K1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। अगर K1 हमारा K2 से बहुत बड़ा हो जाए तो होगा क्या इस केस में, K1 जितना ज़्यादा होगा उतनी ये रिएक्शन फास्ट होगी, तो मतलब ये जो A प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये 10 था, मान लो एकदम से ये 2 रह गया, ये 8 बन गया हमारा, 8 तो नहीं, ये तो 1 ही बनेगा, ये 7 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से फास्ट होगी रिएक्शन बहुत। तो ये जब होगा K1 K2, उस केस में क्या होने वाला है, A तो बहुत जल्दी डिक्रीज़ कर देगा। ये तो A वाला पार्ट है कि जो A है वो बहुत फास्ट स्पीड से डिक्रीज़ करेगा। लेकिन जब हमारा और जो हमारा K2 है वो बहुत कम है रेट, यानी C जो है वो बहुत धीरे से इंक्रीज़ होगा, क्योंकि K2 की स्पीड जो है, रेट जो है बहुत कम है, तो जो C को बनना है वो बहुत ही कम स्पीड से बनेगा। तो पहले तो कांस्टेंट ही चलेगा, फिर धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है ना, ये होगा। लेकिन B का क्या होगा, B क्या करेगा यहाँ पर, क्योंकि जितना फास्ट A डिक्रीज़ हो रहा है उतना ही फास्ट B भी तो बन रहा है ना, तो B उतना ही फास्ट बनेगा। अब जैसे ये बहुत फास्ट तेज़ी से बन गया तो एकदम से ये स्पीड में ऊपर गया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज़ धीरे धीरे हुआ, डिक्रीज़ बहुत धीरे धीरे हुआ अमाउंट इसका, ठीक है ना। ये B है और ये C है। अब समझ आ रहा है कैसे हुआ, एक बार और देख लो, आ नहीं रहा होगा समझ में। देखो K1 बहुत बड़ा है K2 से, तो इतनी बात तो श्योर है कि A बहुत फास्ट स्पीड से डिक्रीज़ करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जितनी स्पीड से A डिक्रीज़ करेगा उतनी स्पीड से B बनेगा भी, तो B बहुत फास्ट स्पीड से बनेगा भी, बन गया ये। अब K2 है स्लो, K2 स्लो है तो B बहुत कम स्पीड से डिक्रीज़ करेगा, तो ये हमारा इतनी कम स्पीड से डिक्रीज़ कर गया B, ये B आ गया। और C उतनी ही कम स्पीड से बनेगा भी, तो इसलिए इसको भी जब हम बनाएंगे तो इसको भी हम बहुत कम स्पीड से बनाकर दिखाएंगे। तो ये इस तरीके से बन जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। तो ये ग्राफ होता है हमारा, ठीक है ना। अब एक दूसरा ग्राफ होता है जब हम केस सेकंड लेते हैं। ये तो फर्स्ट केस के लिए था जब K1 ग्रेटर देन K2 होता है बहुत। अब अगर यहाँ पर K2 बड़ा हो जाए K1 से तो क्या होगा सेकंड पार्ट में, ये देखते हैं। तो देखो अब अगर K2 ज़्यादा है K1 कम है, तो K1 अगर कम है तो A बहुत कम स्पीड से डिक्रीज़ करेगा। A के बहुत कम स्पीड से डिक्रीज़ करने का मतलब है कि ये टाइम के साथ साथ बहुत धीरे धीरे डिक्रीज़ करना स्टार्ट होगा, एकदम से प्लेन डिक्रीज़ नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे से डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अभी ये ऊपर ही रह गया है ग्राफ, कम डिक्रीज़ हो रहा है। जितना कम A डिक्रीज़ होगा उतना ही कम B फॉर्म होगा, तो B जो है वो भी बहुत कम स्पीड से बनेगा, तो B जो है वो भी कम स्पीड से बनेगा। अब B जो है, फिर K2 जो है ज़्यादा है तो B बहुत फास्ट स्पीड से डिक्रीज़ करेगा एकदम से। यहाँ पर ये कम बना लेकिन डिक्रीज़ बहुत फास्ट स्पीड से हो गया B, ठीक है। और C जो है, C भी बहुत स्पीड से फॉर्म होगा, तो जब C बनेगा तो वो भी बहुत स्पीड से बनेगा, ठीक है ना। तो ये C आ गया, तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेंट्रेशंस में डिफरेंस हुआ दोनों की, ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम के साथ में ग्राफ है, तो ये इस तरीके से डिक्रीज़ करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है, देखो इंटरमीडिएट जो ये B बना है ना, कहीं पे तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बना हुआ है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, बहुत कम टाइम के लिए बनता है, तो यहाँ पर हमारी लगती है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जिसका मतलब क्या होता है वो देख लो। यहाँ पर B जो है, B इज इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज, या इसको कह सकते हैं शॉर्ट पीरियड स्पीशीज़, कि ये बहुत कम टाइम के लिए बन रही है स्पीशीज़, तो इसको शॉर्ट टर्म या शॉर्ट पीरियड स्पीशीज़ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लगती है हमारी
स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन SS से, इसको ना हम SS से लिखेंगे बार बार अपने क्वेश्चंस में, पूरा स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या होती है ये, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज इक्वल टू, तो हमें पता नहीं चलेगा यहाँ पर जो B बन रहा है कि घट रहा है, बन रहा है या फिर ये डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, ये हमें पता नहीं चल पाएगा क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए बना है। तो उसमें कब इसकी इंक्रीज हुई, कब उसकी डिक्रीज हुई, हमें वो टाइम पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए इसका जो फॉर्मेशन का रेट है उसको हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के इक्वल ही मान लेते हैं, चाहे इंक्रीज हुआ हो या डिक्रीज हुआ हो, आपस में वो इक्वल ही है, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ B, ये पार्ट इसका इम्पोर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो B का नेट रेट है यहाँ पर, नेट रेट ऑफ B 0, यहाँ पर B था इंटरमीडिएट, आपका कोई और इंटरमीडिएट जब आप क्वेश्चंस करोगे उसमें जो भी इंटरमीडिएट होगा उसका नेट रेट हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये तो सारी कहानी हो गई हमारी इस रिएक्शन की, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस की। अब हम इसका ना करते हैं डेरिवेशन, अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर रेट लिख लें, क्या यही आएगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ A, रेट जो है हमारा रिएक्शन का वो आएगा K1A के इक्वल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर मान लें इसको, ये x है यहाँ पर, तो dx बाई dt इज इक्वल टू K1A का रेट x, ठीक है, ये कर दें। तो एक साइड लिख लेते हैं हम दोनों को, x वाली टर्म्स को, तो माइनस dx बाई एक्स इज इक्वल टू K1 dt, दोनों रिएक्शंस का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आएगा, देखो ये आने वाला है 0 to t और 0 to x लिमिट कुछ भी लगा लो। तो ये आपका 1/x क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ln x के इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो लिमिट है ना 0 to x नहीं होगी, a to x होगी, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a थी जब टाइम 0 था a की, और यहाँ पर थी x, तो a से x लिमिट लगेगी अब। तो यहाँ पर माइनस ln x आ जाएगा, और यहाँ पर a x और यहाँ पर K1 t, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये माइनस है ना यहाँ पर, माइनस ln x, तो इस माइनस को अगर हम अंदर पहुँचा दें तो ये क्या आएगा, चलो नहीं पहुँचाते, इसको ऐसे ही रहने दो, ln x लिख दिया इसमें, माइनस ln a, दोनों लिमिट्स लग दी हमने इसमें, K1 t आ गया। यहाँ से ये हमने ओपन कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ln a इज इक्वल टू K1 t, और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है भाई, ln a पॉजिटिव है, इसको इधर ले आए, माइनस वाला यहाँ आ गया। अब ln में जो हमारे नेगेटिव होते हैं वो कब होते हैं, जब डिवाइड होता है, माइनस के केस में डिवाइड होता है ln में, तो ln को कॉमन ले लिया तो ये a/x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर है इसमें, a/x। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, a जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ln a0 डिवाइड बाय x जो है वो आफ्टर टाइम t कॉन्सेंट्रेशन है, तो at इज इक्वल टू K1 t। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला हमारा, अगर इसको हम उल्टा कर दें तो ये लिख सकते हैं, माइनस इधर पहुंचा दो, K1 t हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा at इज इक्वल टू a0 e टू द पावर माइनस K1 t। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा ही ये हमारा
बन चुका है। अब यहाँ पर बस एक पार्ट और इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा बी है उसकी आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो हमने लास्ट जब पैरेलल रिएक्शन पढ़ा था उसमें हमारा नीचे K1 + K2 था, इसमें बस हमारा K2 - K1 हो जाएगा। यहाँ पर A नोट है, उसमें हमारा यहाँ पर आ रहा था 1 - e टू द पावर -K1 + K2t, ये था। इस वाले केस में हमारा आएगा ये एक बार K1t और एक बार -K2t। ठीक है, ये होती है हमारी बी की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा आज ये खत्म होता है। कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस हमने देख ली यहाँ पर कैसे कैसे होती हैं, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन देख ली हमने, देख लिया बी इंटरमीडिएट होता है, कब वो बनता है, कब वो डिक्रीज़ होता है, कब वो ख़त्म होता है, पता ही नहीं चलता, बहुत कम टाइम के लिए बनता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें एसएस से लगा देते हैं, यानी उसके डिफॉर्मेशन का रेट और उसके बनने का रेट फॉर्मेशन का वो इक्वल हो जाता है। इसके क्वेश्चंस करेंगे तब हम प्रैक्टिस करके तब बताएंगे हम कि कैसे कैसे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगती है। ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।